चलिए तो और बताइए, सब बढ़िया है, सब है ना, चल रहा होगा पढ़ाई, ऐसा हम सोच रहे हैं, है ना, कि आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे अच्छे से और लेक्चर वाइज जो है नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर वाइज अगर नोट्स आप बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और घर में रह करके देख रहे हैं कि आजकल डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ तुम लोग जो है ना कि फालतू चीज़ों में कर रहे हो, ठीक है ना। तो टाइम मिला है, ये अच्छा है। और देखो, कोई भी चीज़ अगर ड्रीम है तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अब से जो है हम लोग बहुत मज़ेदार जो है कि अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ही आने वाला है एकदम पूरा, ठीक है। और अब से जो चैप्टर शुरू हो रहा है, यानी जो टॉपिक शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसमें कुछ कुछ 11th का भी फिजिक्स यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है ना, ये क्या बताता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक रीजन बताता है, एक क्षेत्र है, एक स्पेस है। इसको हम डेफिनेशन से पहले क्या करते हैं, एक कोई चार्ज लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं O, और हम मानते हैं कि इस O पॉइंट पे कोई एक चार्ज है। क्या है भाई चार्ज, Q चार्ज है, ठीक है। चलो मान लिए। अब बताइए मुझे आप कि इस Q चार्ज का क्या मीनिंग है। तो भाई इस चार्ज के पास क्या क्या चीज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक आदमी है तो उसके पास बहुत सारा संपत्ति हो सकता है, यानी पैसा हो सकता है, बहुत सारा ताकत हो सकता है, उसके पास बहुत सारा बाहुबल हो सकता है ना, मैन पावर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक दायरा होगा, एक बाउंड्री होगा। मतलब कि किसी भी चीज का इफेक्ट सभी जगह, हर जगह मतलब कि सेम नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये क्या बताता है कि भाई किसी भी चार्ज का किसी स्पेस में, यानी उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में कितना स्ट्रेंथ है ना, और ये क्या क्या प्रभाव उस रीजन में डाल सकता है, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज पे। उसी का स्टडी अगर देखा जाए तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बहुत सिंपल है। कैसे भाई, कि सर क्या बोल सकते हैं, क्या भाई, कि इट इज द स्पेस सराउंडिंग a charge where its effect or prepresence can be experienced, किसके द्वारा, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एन अदर चार्ज, ठीक है। तो बोल सकते हो देन द स्पेस, या फिर इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही ज्यादा अच्छा, ठीक है। क्या है कि इट इज द स्पेस, ठीक है, इनकी जगह, किसके सराउंडिंग ए चार्ज, किसी चार्ज के इर्द गिर्द चारों तरफ, वेयर
इट्स इफेक्ट और प्रीपर्जेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। मतलब कहने का कि अगर मुझे ये चार्ज यहां प्रेजेंट है तो इसका होने का अनुभव होगा कहां पे, इसके चारों तरफ। किसके द्वारा, जब कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो जब कोई इसके इर्द गिर्द रीजन में कोई हम दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि यहां से पहले से कोई चार्ज मौजूद है, यानी उसका होने का एहसास होगा। और जहां तक उसके होने का एहसास हो, उसी जगह को, उसी फील्ड को, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। इसको हम चार्ज के थ्रू तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखोगे आप, यहां पे मेरे पास दो मैग्नेट है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ऑब्वियसली किसी मैग्नेट का एक फील्ड होता है, जो हम आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। लेकिन इसी के रिलेटेड है, तो इसका फायदा यह है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छा समझते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान जगह समझना, और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या नीट के लिए, ठीक है। तो अब देखो, मैं इस छोटे वाले मैग्नेट को यहां पे रखता हूं। अब यहां पे मैं रखूंगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो बता सकते हो अभी यहां पे कौन सा फील्ड मौजूद है? अगर मैं यहां पे इसको ऐसे छोड़ दूं, देखो ये बड़ा वाला को भी छोड़ दिया, नीचे गिरा, इसको भी छोड़ दिया तो नीचे गिरा, ठीक है ना। तो अब बताओ मुझे कि अभी यहां पे क्या फील्ड है? तो सबको जानता है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब कि अभी जो है ग्रेविटी का इफेक्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या किया कि यहां पे एक मैग्नेट को मैं ऐसे रख दिया ना। अब इस मैग्नेट को मैं यहां पे रख दिया, तो यानी कि जैसे चार्ज पहले रखे थे ना, अब चार्ज यहाँ पर क्या रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, इन इसका पोल होगा, ठीक है ना अपना। अब जब इस मैग्नेट को मैं रख दिया, और अभी मैं इस छोटा वाला मैग्नेट को यहां पे रखता हूं, इसको मैं छोड़ता हूं, किधर गिर रहा है, नीचे। और थोड़ा सा और नजदीक लेके जाता हूं, अभी भी नीचे गिर रहा है, और नजदीक लेके गया, अभी भी नीचे गिर रहा है। अब देखो अभी, और इसको मैं ऐसे करता हूं, पोल देखो, इसका मैग्नेट करना पोल, ये और ये है ना। अगर मैं बोलूं कि इसको अब यहां पे रखता हूं, अभी भी नीचे गिर रहा है। अब देखो, देखिए ध्यान से, छोड़ रहा हूं, देखिए यहां, देखिए, सॉरी, यहां लेके गए, ठीक है। तो क्या किया, मैग्नेट इसको खींचा अपनी ओर, यानी कि मैग्नेट का एक बहुत छोटा सा रीजन में एक अपना उसका फील्ड था, है ना, जहां पे वो मैग्नेट को क्या कर रहा था, खींच रहा था। अगर और ज्यादा ताकतवर मैग्नेट होता तो वो दूर वाले को भी खींच लेता, लेकिन इस मैग्नेट का ताकत यानी स्ट्रेंथ कम है, तो भाई उसको कम दूर तक खींच रहा है, लेकिन खींच रहा था, ठीक है। उसी तरह से इस चार्ज जो क्यू रखा हुआ है वो पॉइंट पे, और अगर मैं बोलूं कि जो है अगर इसके चारों तरफ, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये देख रीजन है ना, ऐसा एक रीजन मान लेते हैं, है ना। तो इस रीजन में अगर मान लो कहीं भी कोई पॉइंट दूसरा चार्ज आएगा, मान लो क्यू आया छोटा सा, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो जिस रीजन तक, जहां तक कोई भी चार्ज अपने इर्द गिर्द अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट एक्सपीरियंस करवाता है, तो उस रीजन को या उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आया बात को? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग जो है ना कि एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ। यानी जो प्रभाव दिखा रहा है इसका कुछ अपना ताकत होगा कि नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि ये चार्ज अपने आसपास
कितने तरह का प्रभाव शो कर सकता है ना, इन हाउ मेनी वे दे कैन क्या शो दियर इफेक्ट ऑन अनदर चार्ज, ठीक है, दैट इज नोन एज फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये आप जो है 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं देखूं तो इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है ना, इट इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मुझे इसका स्ट्रेंथ वेक्टर के फॉर्म में अगर शो करना है तो उसके लिए कौन सा टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, है ना, और उसको क्या से डिनोट करेंगे, ई से। ऑब्वियसली वेक्टर है तो वेक्टर का साइन देंगे, ठीक है। अगर मुझे इसका इफेक्ट इन स्केलर फॉर्म, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V, समझ रहे बात को, पोटेंशियल। तो अगर इसी फील्ड स्ट्रेंथ को हमें स्केलर फॉर्म में डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो भाई क्या है, किस टर्म से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारा, और मैं इससे बता सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शो करेगा, फोर्स को शो करेगा, है ना, यानी कि एक्सपीरियंस फोर्स। और ये क्या करेगा, एनर्जी को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर मुझे फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, स्ट्रेंथ को फोर्स के टर्म में डिफाइन करना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। और अगर उसी स्ट्रेंथ को, क्योंकि मान लो उसके पास संपत्ति ज्यादा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो अगर एनर्जी से बात करेंगे, वेक्टर के स्केलर के फॉर्म में बात करेंगे, तो किस से डिनोट करेंगे उसी स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है। और बोल सकता है क्या कि इन क्या भाई, तो ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, है ना, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसका नाम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझा रहे बात। तो भाई हम जो बात कर रहे हैं कि किसी भी चार्ज के आसपास अगर उसका इफेक्ट शो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका जो स्ट्रेंथ को हमें डिफाइन करना है तो 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में अगर डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिफाइन करेंगे, अगर स्केलर के फॉर्म में डिफाइन करना है तो भाई पोटेंशियल से हम डिफाइन करेंगे, और अगर ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म में डिफाइन करना है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यही तीनों का स्टडी हम लोग करेंगे थ्रू आउट चैप्टर में, है ना। और पहला चैप्टर यहां से फिनिश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो भाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और तब लास्ट में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। तो हम लोग नया वर्ड क्या लिखें, क्या पता चला भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। सिंबल क्या है जी, ई के ऊपर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ये जो है क्या होगा भाई, तो बोलता क्या है समझते हैं ध्यान से। मान लो कि ये कोई चार्ज था Q, है ना, कौन सा पॉइंट पे, O पॉइंट पे। अब क्या किए कि इसके नजदीक में हम किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पे, कहां पे, P पे।
किसका इफेक्ट, किसका स्ट्रेंथ, इस क्यू वाले का, ठीक है। और ये जो क्यू जहां है वहां से इस पी की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पे 1 कूलम का चार्ज लाएंगे, वो भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज उसको बोलते हैं ना, 1 कूलम का चार्ज लाएंगे। और अब इस चार्ज पे ये क्यू कितना, जितना भी फोर्स लगाएगा वही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी। तो हम लोग इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई, कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, है ना, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू, किसके कारण, द एग्जिस्टेड चार्ज, ड्यू टू एग्जिस्टिंग चार्ज, ठीक है ना। इट इज नोन एज, ये लिख दिए ना, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, चेंज क्यों लिखा जा रहा है, चार्ज ड्यू टू द एग्जिस्टिंग चार्ज, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसका भाई, ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज का। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द एग्जिस्टिंग चार्ज का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो फोर्स हियर, फोर्स यानी कि हमें निकालना है F बराबर, लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, इस पे फोर्स निकालना है तो ये लगाएगा इधर की तरफ, लगाएगा नहीं लगाएगा, चलो तो भाई इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर की तरफ लगाया ना जी, क्या लगाया, तो सम कूलम्ब्स कांस्टेंट के इनटू Q1, Q1 क्या भाई ये, इनटू Q2 कितना है, तो 1 कूलम, और अपॉन में R स्क्वायर, समझा ना बात। तो अगर मैं यहाँ पे हटा दूं इसको तो सिंपल सा ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक है ना, तो इसलिए F जो है किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए तो जरा सा, तो K इंटू क्यू और अपॉन R स्क्वायर, है ना, या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, Q और अपॉन में R स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो भाई ये अगर ये आर वेक्टर इधर की तरफ है ना, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे जी, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर इंटू, इसका डायरेक्शन दे दो जी, कैसे देते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो भाई यूनिट वेक्टर कितना है, R का यूनिट वेक्टर, और चाहे तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर इंटू, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता था, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर इंटू R, कितना RQ इंटू यहाँ पे कितना R का वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म हो गया और ये ऐसा हो गया ना। यानी बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे है ये बताओ मेरे को, P पॉइंट पे है ना, तो इसको EP भी लिख सकते हो तुम, यानी क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट P, किसके कारण, P है ना, ऑफ किसका, Q का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे है जी, किसका, Q का। तो भाई हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मतलब क्या कि भाई कोई भी चार्ज अपने क्षेत्र में यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो फोर्स कितना लगाया K Q1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसी फोर्स को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है K Q R स्क्वायर, तो यह EP यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे है, P पॉइंट पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में भाई इसका डायरेक्शन दे देंगे। डायरेक्शन कैसा है, तो इसका यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर लिख दिए। यूनिट वेक्टर कैसा होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड में आर क्यू है ना इनटू आर वेक्टर, तो ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और तरीका क्या है, चलो एक चीज समझ में आया बात, कि जिस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पे कितना चार्ज रखेंगे, 1 कूलम, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, और उस 1 कूलम पे जो भी फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके द्वारा, किसका, उस चार्ज का जो उस 1 कूलम पे फोर्स लगाया। अब मान लो कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे Q चार्ज था O पे, और P पे जो है अब यूनिट चार्ज नहीं है, Q चार्ज रखे हैं, समझना है बात को, स्मॉल q रखनी है या Q नोट बोल दिए थे, Q नोट चार्ज रख रही है। और अब हमें यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पे, किसके द्वारा, इसके द्वारा। कैसे निकलेगा, तो भाई डिस्टेंस ले लीजिए, कितना R, तो फोर्स ऑन Q नोट किसके कारण, ड्यू टू Q, यानी कि ये भाई Q का निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू कितना भाई, तो K इंटू Q1 यानी Q इंटू Q नोट और अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हो गया फोर्स। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, कितना चार्ज है, Q नोट, तो यहाँ पे Q नोट कितना फोर्स, Q नोट पे कितना फोर्स लगा, तो इतना लगा, है ना। लिख सकते हैं कि चूंकि Q नोट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स F, है ना, इसीलिए यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स कितना, F बटे Q नोट, और जो यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को बोलते हैं, वो E होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे कितना हो गया भाई, फोर्स और अपॉन में Q नोट, है ना। तो क्या वही चीज आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, देख लो यहाँ ध्यान से। तो इसीलिए लिख सकता है EP इज इक्वल टू फोर्स कितना है जी, K इंटू Q नोट और अपॉन में R स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स, और डिवाइडेड बाय Q नोट। इस Q नोट से Q नोट कैंसिल, कितना आ गया बताओ मेरे को, K इंटू Q और अपॉन में R स्क्वायर आया, तो फिर से हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो यानी कि बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं और अगर चार्ज दिया हुआ है तो फोर्स बटे चार्ज से डिवाइड कर देंगे ना। यहाँ पे और लिख सकते हैं ना, कि इसको और लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो, अगर मैं इसको बात करूंगा ना, क्या दी, ऑल्सो, और F अगर निकालना है, फोर्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, E इंटू Q नोट, ऐसा कर देंगे। और क्या, यानी कि ये अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हम निकाल नहीं रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, बोल दिया E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब फोर्स बता, डायरेक्ट क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो फोर्स पावर क्या हो जाएगा, Q नोट इंटू EP, हम EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं EP इंटू इलेक्ट्रिक Q नोट, है ना, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा भाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नोट चार्ज, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बात करता हूं कि
ना। देखो भाई यहाँ पे टेस्ट चार्ज का नाम सुने हो? तो टेस्ट चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। ये एक फॉल्स टाइप का है, तो बोल सकते हैं कि कैसा भाई, फिक्सियस, PIOUS फिक्सियस चार्ज, ठीक है, whose effects are not considered but it can experience force या एक्सपीरियंस है ना, द इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज। समझाया जी, यानी कि पहले से क्यू चार्ज मौजूद है ना, कहां पे, ओ पे, और हमने पी पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा। क्यू नोट को हम लोग कौन सा चार्ज बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा जी कि अगर ऐसे तुम सोचो तो क्या होगा कि ये क्यू इस पे फोर्स लगाएगा और ये क्यू नोट इस पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा। लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज है तो हम ऐसा मानेंगे कि ये इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो भाई इस पे जो ये वाला ये क्यू इस पे कितना लगाया, सिर्फ उसी को कंसिडर करें, यानी ये खुद कितना लगा सकता है दूसरे पे फोर्स, उसको कंसिडर नहीं करना है। लेकिन वो खुद कितना दूसरे का फोर्स महसूस कर रहा है, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम वैलिड कर रहे हैं ना। यानी कि ये फिक्सियस चार्ज हुज इफेक्ट्स आर नॉट कंसीडर्ड, इन उसका खुद का इफेक्ट कंसीडर नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे का इफेक्ट कंसीडर कर सकता है। उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्ट चार्ज, है ना। कहीं कहीं बाबू ने जो है कि फॉर कन्वेनियंस Q नॉट इज इक्वल टू +1 कूलम ले लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये मतलब यूनिट चार्ज को ही बोलते हैं, अधिकतर लोग यही सोचता है कि +1 कूलम इज नथिंग बट द टेस्ट चार्ज। ठीक है, मानते हैं, लेकिन डेफिनेशन में कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये हम क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो इंटेंसिटी के बारे में हम जान गए, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो, ऐसा यूनिट, है ना। तो क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या बन जाए, F/Q, यही था ना, फोर्स बटे चार्ज था कि नहीं था। फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, इसका कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, है ना, ये भी हो गया। और देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन अपॉन कूलम, इसको मीटर से और अपॉन मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ये हो गया जूल, और अपॉन कूलम और फिर ये मीटर, और ये जूल पर कूलम, इनकी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं वोल्ट, और अपॉन में मीटर। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन, है ना, m, ठीक है। तो वोल्ट, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हो सकता है, या वेक्टर के फॉर्म में क्या, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी को ऐसे कन्वर्ट करके लिखिए ना। ये क्या है हमारा, SI यूनिट है वोल्ट पर मीटर में, किसका भाई, किसका भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर रिलेशन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का, अभी नहीं पढ़ा रहे, है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम क्या बोले कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम कोई चार्ज रखोगे तो वो चार्ज पे फोर्स महसूस होगा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, किसी चार्ज पे जैसे ही उसके रेंज में आया उस पे अपना बल दिखा दिया, अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया, है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, है ना। तो फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बहुत आसान है। अब मान लो भाई कि यहां पे पहले से ऑलरेडी से इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये मत बोलना कि कहां से होगा, किसी दूसरे का कोई चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम क्या किया कि एक प्लस चार्ज लेके आया, कितना Q। अब क्या होगा भाई, इस प्लस Q पे फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो एक फोर्स लगाएगा F। तो फोर्स बोला क्या, इफ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F बराबर क्या होता है, फोर्स, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा नहीं होगा ये। अब यहां क्या होगा कि डायरेक्शन जो होगा ऑफ F इज सेम एज E, क्यों, क्योंकि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उस पे फोर्स भी उधर लेगा, यानी अब इस चार्ज पे क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा, समझ में आया बात को। अब दूसरा चीज देखो, दूसरा इसके एग्जांपल है ना, अगर निगेटिव चार्ज रखेंगे तो मान लो ये पहले से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या किए हैं कि निगेटिव चार्ज लेके गए, -Q, तो भाई इस पे भी तो फोर्स लगेगा, लेकिन किधर, इस पे जो फोर्स लगेगा ना उल्टा लगेगा F। तो फोर्स यानी यहां पे लिख सकते हैं ना क्या भाई, कि इफ निगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E, लेकिन क्या माइनस ना, तो इसलिए बोल सकते हैं क्या जी, कि फोर्स जो होगा इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा बाबू। यहां पे एंगल जो होगा बिटवीन F एंड E कितना होगा, 0 डिग्री होगा भाई थीटा का वैल्यू, यहां पे जो एंगल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी, 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, और फोर्स किस तरफ चल रहा है, समझ में आया बात। तो अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स महसूस होगा, ठीक है। अब वो जो फोर्स है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा फोर्स, और अगर ये चार्ज निगेटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट लगेगा फोर्स। क्लियर है, समझ में आ रही बात, बहुत ही आसान है, समझ में आ रही बात। चलिए हम आगे और चलते हैं आगे और फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं तो तुम बोल सकता है कि सर ये मैकेनिक्स से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखो मैकेनिक्स आ रहा है ना, फोर्स लगा कि नहीं लगा। अच्छा मान ले क्या बताए थे चार्ज का प्रॉपर्टीज में कि अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मास नहीं और चार्ज रहे, है ना। अगर चार्ज किसी बॉडी में एग्जिस्ट करेगा तो बॉडी का तो मास होगा ना। तो अगर मैं बोलूं क्या कि इफ m जो है इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, समझना है बात। फिर से बना देता हूं डायग्राम। ये क्या था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां क्या रखे थे सर, चार्ज रखे थे। तो फोर्स ऑन चार्ज कितना था, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ जल्दी सा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई, F बराबर Q इंटू E। तुम लोग क्या जानता है फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू M इंटू A। वेरी गुड, क्या ये फोर्स यही है, तो Q इंटू E, यानी कि बाबू ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा
उसके कारण इसका एक्सेलेरेशन भी होगा, है ना। तो Q इक्वल क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, तो भाई a की वैल्यू कितनी आई, Q इंटू ई डिवाइडेड बाई m, यानी कि मैकेनिक्स आ गया। यानी जो चार्ज पार्टिकल अगर हम रखते हैं, सिंपल सा रखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके पास वेलोसिटी कितना है, 0 है, यानी u 0 है, इसका रखे हैं, तो उस पे जो एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा, a इंटू क्यू इंटू ई अपॉन एम आएगा, है ना। a का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, जो तुम्हारा e का डायरेक्शन होगा नहीं होगा, a, यानी देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इफ q इज पॉजिटिव, तो a जो होगा, है ना, इज सेम एज e होगा। आप बोल रहे हैं क्या, इफ q जो है इज निगेटिव, तो a जो होगा अपोजिट होगा किसके, e के, होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो चार्ज किधर भागेगा, इधर भागेगा, उसके उल्टा भागेगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो यार, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कैसे भाई, तो जानते हैं कि चूंकि a क्या होता है, dv और अपॉन में dt, इसलिए लिख सकता है तू dv बटे dt इज इक्वल टू q इंटू ई और अपॉन में m, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं। तो भाई काइनेमेटिक्स तो बन गया ये, यानी कि तुमसे पूछे कि 2 सेकंड के बाद बताओ क्या होगा वेलोसिटी, और अगर a दिया हुआ है तो u प्लस at, है ना। ये कैसे निकलेगा, q बटे m से, टाइम कितना 2 सेकंड, u कितना था 0, है ना। अगर मान लो u ऐसे दे दिया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, शुरू में से 2 मीटर पर सेकंड, तो और बढ़ जाएगा, है ना। या हम u दिया इधर और चार्ज है निगेटिव, तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, है ना। तो किसका प्रॉब्लम हो गया, पूरा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम होगा, है ना। इसका में अलग से एक सेक्शन पढ़ाएंगे, है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वहां पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं भाई। अब देखो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं ना कि सुपर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कि भाई अगर मान लिया जाए कि हमारे पास बहुत सारा चार्ज है ना, तो सुपर पोजीशन निकाल, जैसे मान लो कि यहाँ पे चार्ज है एक, है ना, Q1, वेरी गुड, यहाँ पे एक चार्ज है कितना Q2, एक और चार्ज है यहाँ पे मान लेते हैं जी Q3, है ना। अब बता भाई, इस बेचारा, इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। अब मुझे मान लो इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जी, तो तीनों का कारण होगा ना। तो मैं यहाँ कितना निकाल, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या करेंगे, कितना चार्ज रखेंगे, 1 कूलम, 1 कूलम। लेकिन हम कितना रख रहे हैं, Q नोट, तब कैसे निकालेंगे, फोर्स पहले निकालेंगे और इस Q नोट से भागा दे देंगे, है ना। तो सिंपल, मान लीजिए डिस्टेंस उसका हो गया कुछ R1, ये डिस्टेंस हो गया R2, ये डिस्टेंस हो गया R3, तो ये फोर्स किधर, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मान लेते हैं E1, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E3। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 कहां पे, एट P, है ना, कितना हो जाएगा भाई, तो फोर्स ड्यू टू Q1 अपॉन में Q नोट, है ना। F1 कैसे निकलेगा भाई, बहुत आसान है, Q1, ठीक है, इंटू Q नोट और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको Q1 हट जाएगा, क्या देगा, Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 का स्क्वायर। ये हो गया E1, वक्त नहीं हुआ जी। अच्छा, सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, तो E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज Q2 कितना है, Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रही बात, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 का स्क्वायर, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 यानी तीसरे कारण कितना, Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लेकिन ये हम वेक्टर के अगर लिखते हैं, वेक्टर में क्या लिखना पड़ेगा, R1 का यूनिट वेक्टर, अगर इसको वेक्टर लिखेंगे तो क्या चीज, R2 का यूनिट वेक्टर, और इसको R3 का यूनिट वेक्टर, लेकिन ये लिखेंगे किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एंड कौन सा भाई, Q3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, P पे, तो क्या होगा, सभी का कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर ऑफ E1 प्लस वेक्टर ऑफ E2 प्लस वेक्टर ऑफ E3। याद है कूलम्स लॉ में हम लोग सुपरपोजिशन पढ़े थे, तो भाई वेक्टर सम अगर तीनों को कर, तीनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ऐसे बोल सकते, और क्या रिजल्टेंट ऑफ किसका, E1 E2 एंड E3 गिव्स EP इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, है ना। सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, समझ में आ रही बात, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हमारा हो गया भाई, है ना, सिंपल सी बात। चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसमें चलते हैं। क्या भाई, तो और हम लोग ये चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चार्ज भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये भाई तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म है भाई, तो ये दो तरीके से चेंज सकता है, क्या, चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू, या हम लोग ऐसा बात करते हैं एक ही चीज पे फोकस करते हैं, या पोजीशन, यहां पे चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फंक्शन होगा किसका, पोजीशन का, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फंक्शन होगा किसका, टाइम का। बहुत टफ हो गया, यानी ये एकदम नहीं, ये तुमको बस जानना है, ठीक है ना। अब यहां पे यूनिफॉर्म क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरी वेयर इन स्पेस। अगर किसी रीजन में, जैसे यहां पे मान लें एक रीजन है ये, और हर जगह यहां 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 कहीं भी, समझ रहे बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यानी कहीं चल जाओ, इस कॉर्नर पे भी या इस कॉर्नर पे भी या यहां यहां कहीं भी चल जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, सेम है, एक ही वैल्यू मिल रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, है ना। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये कोई स्पेस है ना, और यहाँ पे देखो ज्यादा है, इधर जैसे से जा रहे हैं कम होते जा रहा है,
जैसे कि अगर इसको समझना हो कैसे समझेंगे, देखो मैं बता रहा हूं, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है। अब एक चार्ज तुम यहां रखो Q1 और यहां पर रखो Q2। अब बताओ मेरे को इसका ज्यादा इफेक्ट कौन महसूस करेगा, Q1 की Q2? Q1 करेगा ना, Q1 नजदीक चला गया। तो देखो इसका जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि अगर ये R1 है और ये अगर R2 है, ठीक है ना, और यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है ना, इस पॉइंट को मानते हैं, इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो B, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A जो होगा ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां से, B से। क्यों ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये नजदीक है, ये दूर है ना। तो यहां पे क्या हुआ, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म है तो फंक्शन होगा इसका R का, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है ना। और ये टाइम के अभी मान लो कुछ है, फिर टाइम के साथ बदल रहा है ना, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन में दो है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हम लोग जो है यूनिफॉर्म पहले पढ़ेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, और एक चीज पढ़ेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्योंकि चार्ज भी डिस्क्रीट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था एकदम बहुत सिंपल था, डेफिनेशन बेस्ड था, कॉन्सेप्ट बेसिक समझना था और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल, अब नेक्स्ट क्लास से जो है डेरिवेशन स्टार्ट होगा, तो न्यूमेरिकल्स भी उसमें आने शुरू हो जाएंगे, और डिफरेंट जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और जहां समझ में नहीं आता है, ठीक है, या मान लो कि लिखने में दिक्कत हो रही है, स्पीड है ना, तो आपके हाथ में कंट्रोल है भाई, मेरे हाथ में नहीं है ना। चुपचाप पॉज करो, लिख लो, फिर स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। नाउ यू आर द बॉस, यू आर द कंट्रोलर, है ना। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तुम हमको जब चाहोगे रोक दोगे, जब चाहोगे चलने के लिए चलेंगे, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड, है ना। चलो मेहनत करते रहो, थैंक यू वेरी मच।